आज हम लोग स्टडी करेंगे एविडेंसेस दैट प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। वो कौन कौन से एविडेंस है जो ये प्रूव करते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो हम लोगों ने डीएनए के बारे में हम लोगों का क्या नॉलेज है, जरा वो हम देखते हैं कि डीएनए क्या है, व्हाट इज डीएनए। तो डीएनए के बारे में, डीएनए इज द स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, is the stable genetic material डीएनए एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल होता है सभी ऑर्गेनिज्म का। डीएनए द स्टेबल जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका स्टेबल जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। हालांकि वायरसेस को हम देखेंगे तो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। आरएनए पहली जेनेटिक मटेरियल है जो इस दुनिया में आई। सो आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल टू अपीयर ऑन अर्थ एंड लेटर ऑन डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। तो बाद में डीएनए का एवोल्यूशन हुआ एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल की तरह, ये बाद में हुआ। लेकिन आरएनए जो कि एक अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका एवोल्यूशन अर्थ पे सबसे पहले हुआ। तो ये जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है हर एक ऑर्गेनिज्म में, और ये स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए की डिस्कवरी, डीएनए वाज डिस्कवर्ड डीएनए की अगर डिस्कवरी देखें, सो डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। डीएनए की डिस्कवरी जो है फ्रेडरिक मिशर ने की इन 1869 में फ्रॉम पस सेल ऑफ डिस्कार्डेड बैंडेज। और एक्चुअली जो पस सेल होता है इसमें डब्ल्यूबीसी होता है या इसी को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स इसमें होते हैं। एंड लेटर ऑन, और बाद में उन्होंने कहां से इसको किया, एंड लेटर ऑन फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ सैल्मन स्पर्म एंड कॉल्ड और इसे क्या नाम दिया, एंड कॉल्ड इट न्यूक्लिन। उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लिन है, एंड कॉल्ड इट न्यूक्लिन। और ये जो न्यूक्लिन है, दिस न्यूक्लिन, इट वॉज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड लेटर ऑन। तो यहां पे देखिए, इसको हम ये भी लिखते चले इसमें, लेटर ऑन न्यूक्लिन वॉज रीनेम्ड। इसको was renamed as न्यूक्लिक एसिड। इसे न्यूक्लिक एसिड कहा। न्यूक्लिक एसिड किसने कहा, बाय अल्टमान इन 1887 में। एंड अल्टमान वॉज द स्टूडेंट ऑफ द मिशर का एक स्टूडेंट था अल्टमान। और न्यूक्लिन के बारे में उन्होंने क्या बताया मिशर ने, कि ये एक फास्फोरस कॉन्टेनिंग सब्सटेंस है। इट्स अ फास्फोरस कॉन्टेनिंग सब्सटेंस। तो ये भी साथ में यहां बताते चले, इंट्रोड्यूस करते चले कि न्यूक्लिन इज रिच इन phosphorus content and
इज एसिडिक इन नेचर एंड इज एसिडिक इन नेचर, और ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक इन नेचर। ये फ्रेडरिक मिशर ने ये बातें बताई। तो डीएनए की डिस्कवरी किसने की, आपसे पूछा जाए तो आप ये क्या क्या बताएंगे कि डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने इसकी डिस्कवरी की, कहां से की, तो पहली चीज आपको याद रखना है कि ये पस सेल न्यूक्लियाई से किया सबसे पहले, और फिर बाद में उन्होंने जो है वो कहां से किया, तो न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म ऑफ सैल्मन। तो आप किताबों को देखेंगे तो किताबों में दोनों नाम दिया रहता है, पस्सेल भी दिया रहता है और सैल्मन को भी दिया रहता है, सैल्मन के स्पर्म से भी दिया रहता है। दोनों बातों को हमने यहाँ पे एक साथ आपको बता दिया ताकि आप कोई भी किताब पढ़ें तो कभी कोई दिक्कत ना हो, वो समझ में आ जाए कि नहीं दोनों एक ही चीज है। बट आपको बस याद ये रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बार डीएनए की डिस्कवरी किस सेल से की गई, सो दैट वाज द पस सेल, और उसके बाद ठीक उसी तरह का उन्होंने जो है वो मटेरियल आइसोलेट किया फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म ऑफ सैल्मन। ये एक बात है। उसके बाद डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ये कैसे हमें पता चला, तो ये हमें पता चला 1920 में जो रिसर्च हो रहे थे, एक इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ रिसर्च हो रहा था बैक्टीरियोलॉजी के फील्ड में, तो इसका एविडेंस वहां से आता है। तो हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि वो कौन से दो एक्सपेरिमेंट थे, कौन से दो एक्सपेरिमेंट थे जिनसे हमें ये पता चलता है कि डीएनए एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज द स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। ये हमें किससे पता चलता है, किस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, उसके बारे में आपको बता दें। तो द एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्ड दैट, द एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे हम इसी पॉइंट को लिखेंगे कि द एक्सपेरिमेंट which proved that DNA is the genetic material is as follow। जो एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करते हैं कि डीएनए स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, पहले तो उसका नाम लिख लेते हैं और उसके बाद उसको हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या है, कैसे वो एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट हुआ। जो नाम है तो पहला है, फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, वन इज ट्रांसफॉर्मेशन experiment of Griffith। ग्रिफिथ का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, और इट वाज कैरिड आउट इन 1928 में ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, ग्रिफिथ ने, एफ ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ हैं। और दूसरा जो इसी का एक्सटेंशन था, इसी ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सटेंशन था, वो एक्सपेरिमेंट था वो एवरी मैककार्थी एंड मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट। तो एवरी मैककार्थी एंड मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट। जो इन्होंने कैरीड आउट हुआ, इसके जो रिजल्ट्स पब्लिश हुए, इट वाज इन द ईयर 1944, 1944 में ये इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पब्लिश हुए। तो ये दो ये हो गया। और तीसरा अभी भी क्या है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो यहां पे भी साइंटिफिक कम्युनिटीज के बीच बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था कि नहीं, प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए कैन नेवर एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। तो उन्होंने ये बताया कि इन्होंने जो डीएनए का प्रिपरेशन जो बनाया था, दैट मे बी कंटामिनेटेड विथ मिनिस्कल ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का कंटामिनेशन उसमें था, उसी के वजह से वो जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा था, मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा था, ये तब भी डिस्प्यूट था।
लेकिन ये डिस्प्यूट तब खत्म हुआ जब एक और एक्सपेरिमेंट 1952, जस्ट 1 ईयर बिफोर द प्रपोजल ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए के आने से 1 साल पहले, यानी कि 1953 1953 में डीएनए का मॉडल दिया गया, और उससे 1 साल पहले 1952 में एक और एक्सपेरिमेंट था, वो हार्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था। सो थर्ड वाज हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हार्शे एंड चेज experiment using bacteriophages, experiment using bacteriophages। इन्होंने एक वायरस का यूज किया, बैक्टीरियोफाजेस, एंड दिस वाज द ईयर 1952, 1952 का ये साल था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये 3 ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो प्रूव करते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और उसमें भी जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट है, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट प्रोवाइडेड द एविडेंस दैट डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। तो 1920 का जो साल था, 1920 का जो साल था, उस साल इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ रिसर्च हो रहा था बैक्टीरियोलॉजी के फील्ड में। बैक्टीरियोलॉजी के फील्ड में एक इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ रिसर्च वाज गोइंग ऑन टू टेस्ट द पैथोजेनिसिटी ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी पे काम हो रहा था। बैक्टीरियोलॉजी में जो फील्ड है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की जिसमें हम स्टडी करते हैं, तो उसमें ये काम हो रहा था कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ग्रो करने का काम चल रहा था। सो द proof that DNA acts as genetic material came from, कहां से आए? तो came from an independent line of research, an independent line of research that was taking place in the field of bacteriology, तो बैक्टीरियोलॉजी की फील्ड में जो एक काम हो रहा था, और वो काम क्या था? कल्चरिंग ऑफ द बैक्टीरिया एंड डिटरमाइनिंग द पैथोजेनिसिटी ऑफ द बैक्टीरिया। मतलब ये जो रिसर्च था, द रिसर्च वाज रिगार्डिंग जो रिसर्च था वो किसके रिगार्डिंग था? तो वो रिगार्डिंग था, नंबर 1, कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया on culture medium in the laboratory. लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को कल्चर किया जा रहा था, ये एक्सपेरिमेंट था। और दूसरा जो है वो था पैथोजेनिसिटी ऑफ, डिटरमिनेशन ऑफ पैथोजेनिसिटी of the bacteria Streptococcus
Streptococcus pneumoniae that causes pneumonia in human and mice. In human and mice. तो ये दो एक्सपेरिमेंट थे जो हो रहे थे, और जो पहला ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किसने कैरी आउट किया, तो वो भी आपको बताते चले साथ में। देखिए ये जो है दिस वाज बाय J.A. ये जो है J.A. आर्कराइट। J.A. आर्कराइट। तो J.A. आर्कराइट ये बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे, और दिस वाज द ईयर 1920। ये 1920 का जो साल था, ये 1920 का ईयर था। इट वाज द ईयर 1920। तो 1920 में आर्कराइट एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ये बैक्टीरिया को कल्चर करने की कोशिश कर रहे थे। तो बैक्टीरिया को इन विट्रो कल्चर किया, और जब इन विट्रो कल्चर किया तो उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया को हम कल्चर कर सकते हैं। वी कैन कल्चर बैक्टीरिया इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। 2 डिफरेंट फॉर्म्स में बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हैं आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे। एक को उन्होंने कहा विरुलेंट और दूसरे को कहा नॉन विरुलेंट। तो ये जो R और जो S स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन जो होता है वो नॉन कैप्सुलेटेड होता है और ये डिजीज कॉज नहीं करता है, ये एविरुलेंट होते हैं, इट डज नॉट कॉज निमोनिया। और एक बैक्टीरिया का दूसरा स्ट्रेन होता है जिसे हम कहते हैं विरुलेंट स्ट्रेन, ये स्मूथ स्ट्रेन होता है, क्योंकि कल्चर मीडियम में जब हम देखते हैं ये तो स्मूथ कॉलोनी ये बनाता है। ठीक है, तो आर्कराइट का एक्सपेरिमेंट, आर्कराइट जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ये एक काम कर रहे थे बैक्टीरिया को कल्चर करने का। तो वहां से कुछ रिजल्ट्स आए 1920 में, जिसमें से उन्होंने देखा क्या कि बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन। व्हाट ही सेड दैट द पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैन बी कल्चर्ड इन द कल्चर मीडियम इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। एक को उन्होंने कहा आर स्ट्रेन, दूसरे को कहा स्मूथ स्ट्रेन। जब माइक्रोस्कोप में उस कॉलोनी को उन्होंने स्टडी किया तो ये पाया कि जो रफ स्ट्रेन थे उसमें बाहर कैप्सूल नहीं था, कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं था, इसलिए वो रफ था। और दूसरा जो स्मूथ स्ट्रेन था उसके बाहर जो है वो उसके बाहर पॉलीसैकेराइड की लेयर थी और वो कॉलोनी में बड़े थे, दे वर लार्जर इन कॉलोनी। तो उनकी कॉलोनी जो स्मूथ स्ट्रेन है, जो विरुलेंट स्ट्रेन है, उसकी कॉलोनीज बड़ी थी। और दूसरा जो है पैथोजेनिसिटी, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे ये काम कर रहे थे दूसरे साइंटिस्ट, और उनका नाम था वो भी एक ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे और उनका नाम था ग्रिफिथ। तो F ग्रिफिथ, तो ये जो है F फ्रेडरिक ग्रिफिथ। और उन्होंने दो इंपॉर्टेंट काम किया। एक तो उनका जो काम था, इट वाज इन द ईयर 1923, 1923 में और 1928 में। तो 1923 में उन्होंने क्या देखा, तो 1923 में 1923 ये निमोनोकोकस पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने ये देखा कि आर्कराइट ने जैसा बताया था 1920 में, उसी तरह से इन्होंने ये कहा कि हम निमोनोकोकस को भी 2 फॉर्म में हम ग्रो कर सकते हैं। वी कैन ग्रो द निमोनोकोकस बैक्टीरिया इन 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑन द कल्चर मीडियम। तो 1923 में उन्होंने बोला कि रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन में हम उनको ग्रो कर सकते हैं, और जिसमें से जो रफ स्ट्रेन है वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो सकता है। ये भी एक बात उन्होंने बताई कि आर स्ट्रेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन। तो ये 1923 में उन्होंने ये बात कही, और 1928 में उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्म में अचानक मिल गया, मीन्स इट वाज अ सेरेंडिपिटी। ये एक सेरेंडिपिटी इवेंट था कि उनको 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन मिला।
तो 1923 में क्या मिला और 1928 में क्या मिला उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। उसको यहां लिखते चलें कि इन 1923, तो उसको अगर हम देखें तो इन 1923 1923 में उन्होंने क्या किया। इन 1923 एफ ग्रिफिथ demonstrated that